तो वेलकम एवरीवन। और आज से हम लोग जो हमारा नया आपका बैच स्टार्ट हो रहा है और किसका टीजीपीटी बायोलॉजी का, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके जूलॉजी और बॉटनी के जो चैप्टर्स हैं उनको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे एक एक चैप्टर को। और आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड ना, आप सभी लोग जानते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। बॉटनी का आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जो है पर डे 2 से 3 घंटे की आपको पर डे आपको टीईपीटी बायोलॉजी की क्लास दें, क्योंकि आपका जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए आपके पास बहुत टाइम नहीं है। हम लोगों को 6 महीने में अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो 6 महीने में सिलेबस को कंप्लीट करना है, इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा, प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में डिटेल में पढ़ना है। न सिर्फ हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, देखो हम डिटेल की बात कर रहे हैं, डिटेल इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे जो आज के जो अब जो टीजीपीटी का एग्जाम हो रहा है, अगर आप प्रीवियस वाला अगर आप पीजीटी का एग्जाम देखेंगे तो वो काफी सीएसआईआर जैसा मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन आए हुए थे। मतलब हम ये नहीं कह सकते सीएसआईआर जैसा आया हुआ था, बट सीएसआईआर से जैसे मिलते हुए आए हुए थे। मतलब जो पैटर्न आपका पहले था वो पैटर्न क्या हुआ है, अब आपका चेंज हो गया है ना, काफी चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों को चाहे टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे एलडी का एग्जाम हो, चाहे जीआईसी का एग्जाम हो, हमें इनको क्या करना है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे हमें इनकी स्टडी करना है। डिटेल में हमें क्या करना है, इनकी स्टडी करना है। और हम क्या करेंगे आपके लिए, हम आपके लिए ये करेंगे पर डे आपको क्लास, पर डे हम लोग क्या करेंगे, 7 दिन आपको कम से कम 2 से लेकर 3 घंटे हम आपको टीपीटी बायोलॉजी की क्लास देंगे। एक बात, दूसरी बात ये है कि हम कोशिश ये करेंगे कि आपको चैप्टर वाइज हम आपको स्टडी मटेरियल बनाते जाएं। मतलब हम आपको सारे पीडीएफ देंगे, जितना पढ़ाते जाएंगे उसका पूरा स्टडी मटेरियल कंप्लीट बना के हम आपको देंगे। आप कोशिश करिए कि आप उसको अपने नोट्स में लिख लीजिए, अपना प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए, जूलॉजी का अलग बना लीजिए, बॉटनी का आप अलग बना लीजिए। ठीक है, और आपको लगता है कि पीडीएफ से ही आपका काम चल जाएगा तो आप पीडीएफ को यूज कर सकते हैं, बट हमारा जो सजेशन है वो सजेशन ये है कि आप सभी लोग कोशिश करिए कि पीडीएफ को आप ले लीजिए, पहले अच्छे से समझिए, लेक्चर को ज्वाइन करिए, फिर पीडीएफ को लेने के बाद आप प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बना लीजिए। फिर साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, क्लास में चैप्टर वाइज हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे ना। तो जैसे मान लीजिए हम लोग द लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको पढ़ेंगे अच्छे से, पढ़ने के बाद अच्छे से समझेंगे और समझ के फिर क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, प्रॉपर तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हमेशा की तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आपका जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे और एक एक चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में आपको हम करवाएंगे। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रीवियस भी एग्जाम हुआ है एलटी जीआईसी और टीईपीटी वाला, उसमें हमने लगभग मोर देन 35 टेस्ट पेपर आपको कराया हुआ था ना, आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं ना। तो चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है द लिविंग वर्ड ना। देखो नाम से ही पता चल रहा है द लिविंग वर्ड, थोड़ा समझने का प्रयास करिए आप लोग इसको। देखो रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है अपने को। ठीक है, रटना नहीं है, अपने को समझ के पढ़ना है ना। द लिविंग वर्ड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, द लिविंग वर्ड। तो द लिविंग वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, द लिविंग वर्ड का मतलब ये होता है, ध्यान दीजिएगा, कि जब स्टार्टिंग में जब ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जा रही थी, है ना, जब ऑर्गेनिज्म की स्टडी की गई तो ये देखा गया कि भाई अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं। तो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म है, तो कैसे इनको पहचाना जाए, तो इनको पहचानने के लिए क्या किया गया, इनका क्लासिफिकेशन किया गया। क्या किया गया, इनका क्लासिफिकेशन किया गया। तो आप सबको पता है कि सबसे पहले पहला जो क्लासिफिकेशन आया वो टू किंगडम सिस्टम का आया हुआ था ना। क्या आया हुआ था, टू किंगडम सिस्टम का आपका क्लासिफिकेशन। हम लोग जब बात करते हैं तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या आया हुआ, एक आपका एनिमलिया आया और दूसरा क्या हुआ आपका प्लांटिया आया ना, आप सभी लोग जानते हैं। मतलब जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, है ना, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उन सबको स्टार्टिंग क्या किया गया, दो कैटेगरी में डाला गया। एक किसी को कुछ को आपको एनिमलिया में और कुछ को आपको प्लांटी में डाला गया। बट बात यह हुआ कि जब किसी को एनिमलियम डाला जा रहा है और किसी में प्लांटी में डाला जा रहा है, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनिमलियम डाला जा रहा है और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांटी में डाला जा रहा है। तो अगर किसी को एनिमलिया या प्लांटी में डाला जा रहा है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को पकड़ेंगे कह देंगे ये प्लांट है और किसी भी ऑर्गेनिज्म को पकड़ेंगे और कह देंगे ये एनिमल है, ऐसा तो नहीं होता। अगर होगा ना, कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बिहाफ पे
उनको ये कहा गया होगा कि भाई ये अगर कैरेक्टर मिलेगा, इनको क्या कर दिया जाएगा, एनिमलियम डाल दिया जाएगा, और ये कैरेक्टर मिलेगा तो उनको क्या हो जाएगा, आपका प्लांटियम डाल दिया जाएगा। उसमें आपका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, वो क्या था आपका, फोटोसिंथेसिस की। आप सभी लोग जानते हैं ये फोटोसिंथेसिस का आपका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। अभी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिनको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। इसमें आपका प्लांटी के अलग, एनिमलिया के अलग, वायरस के अलग, बैक्टीरिया के अलग, फंजाई के अलग, एल्गी के अलग है, वो सब आज के टाइम की बात है। वो जब एक प्रॉपर स्टडी हो गई तब हमें सारी की इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है। लेकिन ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जब सिर्फ दो ही किंगडम की बात की गई थी, एनिमलिया और प्लांटी। तो अगर एक एग्जांपल समझो, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस ना, अगर हम फोटोसिंथेसिस के बिहाफ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में अगर हम डालें, तो एक में हम एनिमल में और दूसरा प्लांट में, तो होगा क्या कि चलो ठीक हमने डाल दिया, लेकिन जब बाद में देखा गया कि जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, जैसे बाद में देखा गया कि बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को यह देखा गया कि भाई कुछ बैक्टीरिया ऐसी हैं जो आपका फोटोसिंथेसिस भी करती हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसी हैं जो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं भी करती हैं। तो अगर फोटोसिंथेसिस करती हैं, तो फोटोसिंथेसिस के बिहाफ पे क्या किया गया था, प्लांट को बोला गया था कि भाई जो फोटोसिंथेसिस करेगा उसको प्लांट में डाल दिया जाएगा, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा उसको एनिमलिया में डाल दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि आपका जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ये दोनों तरीके कैरेक्टर शो कर रहा है, प्लांटी का भी कर रहा है और एनिमलिया का भी कर रहा है। मतलब कर नहीं रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, कुछ बैक्टीरिया आपके फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं और कुछ बैक्टीरिया आपके फोटोसिंथेसिस ना भी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आया कि भाई इस बैक्टीरिया को किस में डाला जाए। फिर आगे चल के कई सारे और आपके ऑर्गेनिज्म के बारे में, जैसे हम लोग यूनिसेलुलर सेल की बात करते हैं, यूनिसेलुलर में बात करते हैं, जिसमें हम लोग प्रोटिस्टा, आगे चल के हम लोग जब प्रोटिस्टा की बात करते हैं ना, तो उनको भी जब देखा गया तो उसमें देखा गया कि भाई इनको किस कैटेगरी में डाला जाए। तो कहने मिला के कुल मिला के जो बात है वो बात ये है कि टू किंगडम सिस्टम फेल हो गया। टू किंगडम सिस्टम फेल क्यों हुआ, क्योंकि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसमें से कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे थे न जो पूरी तरीके से आपका प्लांटी में बिलोंग करते थे और न ही पूरी तरीके से आपका एनिमलिया में बिलोंग करते थे। उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि आपके एक साइंटिस्ट आए थे अर्नेस्ट हेकल, आप सभी लोग जानते हैं उनके बारे में। उन्होंने क्या किया, थ्री किंगडम सिस्टम दिया हुआ ना, तो टू किंगडम क्या था, एनिमलिया और प्लांटी, और फिर थ्री किंगडम में क्या दे दिया उन्होंने, प्रोटिस्टा के बारे में बताया। क्या बताया आपका, प्रोटिस्टा के बारे में बताया। तो प्रोटिस्टा में उन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा में उन्होंने क्या किया कि जितने सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ध्यान रखिएगा, जितने सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, खासकर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, खासकर जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कहां रख दिया गया, आपका प्रोटिस्टा में रख दिया गया। ये मैं बिल्कुल स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, मैं स्टार्टिंग बिगिनिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उनको कहां रख दिया गया, उनको रख दिया गया आपका, किसमें रख दिया गया, उनको रख दिया गया आपका सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसमें रख दिया गया, आपका प्रोटिस्टा में रख दिया गया। मतलब टू किंगडम में क्या था, एनिमलिया और प्लांटी, और उसके बाद आपका फिर क्या आ गया, आपको प्रोटिस्टा आ गया। लेकिन इसका भी ड्रॉबैक आया, ड्रॉबैक ये आया, तो देखा ये गया कि ये जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनको प्रोटिस्टा में रख दिया गया है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि भाई चलो ठीक है ये एक सेल के बने हुए हैं, प्रोटिस्टा में कहा गया कि एक सेल के बने हुए हैं, लेकिन उसमें भी देखा गया कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जिनमें आपका कंप्लीट या मेच्योर न्यूक्लियस नहीं था। क्या था, जिनमें आपका कंप्लीट मेच्योर न्यूक्लियस नहीं था। आप सभी लोग जानते थे वो भी एक सेल के बने थे, लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो भी एक सेल के बने थे, लेकिन उनमें क्या था, आपका कंप्लीट मेच्योर न्यूक्लियस था। तो एक तो समस्या आई टू किंगडम सिस्टम में कि भाई कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ना उनको प्लांट में डाला पा जा रहा था और ना उनको एनिमल में डाला जा पा रहा था। क्यों, क्योंकि वो उनके कैरेक्टर को बिलोंग ही नहीं कर रहे थे। फिर बाद में अर्नेस्ट हेकल ने क्या किया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। उसमें जनरली उन्होंने क्या किया कि जो सिंपल आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको कहां डाल दिया गया, प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हो जाएगा कि ज्यादातर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल के बने होते हैं। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सब पढ़ेंगे हम लोग, आज आगे अच्छे से पढ़ेंगे, तो डिटेल में पढ़ेंगे। और मैं आपको इतनी बात कहूंगा, जितना आपने पढ़ा हुआ उससे ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपने अभी तक जितना पढ़ा हुआ होगा उससे ज्यादा आप सभी लोगों को मैं पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक बात तो हुआ, देखो अभी सीखो कि टू किंगडम सिस्टम आया तो उसका फायदा क्या हुआ, उसका फिर ड्रॉबैक क्या हुआ जिसकी वजह से थ्री किंगडम आया, फिर थ्री किंगडम सिस्टम का फायदा क्या हुआ और उसका फिर ड्रॉबैक क्या हुआ जिसकी वजह से फिफ्थ किंगडम सिस्टम आया, है ना। तो भाई जब किसी का ड्रॉबैक आएगा तभी तो अगला सिस्टम आएगा। तो थ्री किंगडम सिस्टम का ये रहा ड्रॉबैक कि जो जो आपके प्लांटियम नहीं आते थे, जो आपके एनिमलियम नहीं आते थे, उनको कहां डाल दिया गया, आपका प्रोटिस्टा में डाल दिया गया।
और स्पेसिफिक इनको डाला गया जो आपके सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। लेकिन उसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जिनमें आपका कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं था, या फिर कह सकते हैं मेच्योर न्यूक्लियस नहीं था, और कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जिनमें क्या था, आपका कंप्लीट या मेच्योर न्यूक्लियस था। तो समस्या बात क्या आ रही है ना भाई, कि यूनि मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस तो है, मतलब किसी में न्यूक्लियस है किसी में न्यूक्लियस नहीं है, भले वो यूनिसेलुलर है। जैसे अब ऐसा ऐसा यूनिसेलुलर जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। और ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है, जिसमें आपका क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो आप सभी लोग जानते हैं, आप प्रोटिस्टा, जैसे आज हम लोग प्रोटिस्टा की बात करते हैं, आपका अमीबा वगैरह सब क्या होते हैं, आपके यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, कंप्लीट न्यूक्लियस होता है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आई ना, प्रॉब्लम ये आई कि क्या जो हमने प्रोटिस्टा पे रखा हुआ था जिन जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म को, क्या ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखिएगा, क्या ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम प्रोटिस्टा में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि किसी में आपका न्यूक्लियस है और किसी में आपका न्यूक्लियस नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ, आपका जो थ्री किंगडम सिस्टम था वो भी क्या हो गया, आपका फेल हो गया। फिर उसके बाद आप जानते हैं आगे और बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। फिर आपका फिफ्थ किंगडम सिस्टम आया, आगे पढ़ाएंगे आपको। फिर जिसमें आप जानते हैं कि 5 क्लास दे दिया गया ना, आपका एनिमलिया का दे दिया गया, तो एनिमलिया और प्लांटी तो थे ही, प्रोटिस्टा हो गया ना, फिर आपका क्या हो गया, मुनरा हो गया, और फिर क्या हो गया, आपका फंजाई हो गया। तो प्रोटिस्टा और मुनरा में क्या सिमिलरिटी है, प्रोटिस्टा और मुनरा में क्या सिमिलरिटी है, प्रोटिस्टा और मुनरा में सिमिलरिटी ये है कि जनरली इनमें दोनों में क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। क्या होता है इनमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते थे। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में रखे गए थे यूनिसेलुलर, उनको निकाल दिया, उसमें सेपरेट किया गया, मतलब जिसमें न्यूक्लियस नहीं था, जिसमें न्यूक्लियस नहीं था उनको बोला गया कि ये प्रोकैरियोट है। ध्यान रखिएगा, जिनमें न्यूक्लियस नहीं है उनको ये बोला गया कि ये क्या है, आपके प्रोकैरियोट हैं। उनको कहां डाल दिया गया, आपका मोनेरा में। और बाकी जिनमें आपका न्यूक्लियस था उनको कहां डाल दिया गया, आपका प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। अब फिर उसके बाद और आगे डेवलपमेंट में फिर आपको फंजाई के बारे में बताया गया, कई सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए गए, किसके बताए गए, आपके फंजाई के बताए गए। तो ये इस तरीके से क्या हुआ, टू किंगडम से थ्री किंगडम, थ्री किंगडम से आपका फाइव किंगडम, टू किंगडम आया। तो उसका सक्सेसफुल ये रहा, उसका सक्सेसफुल ये रहा कि भाई बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया गया, किसी में आपका प्लांटी में, और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया गया कहां पे, आपका एनिमलिया में। लेकिन वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, वो इसलिए फेल हो गया क्योंकि कई सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जो ना तो आपका प्लांटी में बिलोंग करे थे और न ही आपका एनिमलिया में बिलोंग करे थे। इसलिए फिर हमारा क्या आया, थर्ड किंगडम सिस्टम आया। जब थर्ड किंगडम सिस्टम आया तो उस थर्ड किंगडम सिस्टम में ध्यान दीजिएगा, उस थर्ड किंगडम सिस्टम में क्या हुआ कि जो आपके प्लांटी और एनिमलिया से बच गए थे, जो प्लांटी और एनिमलिया से बच गए थे, मतलब जो ना प्लांटी में आ रहे थे और जो ना एनिमलिया में आ रहे थे, उनको कहां पे डाल दिया गया, आपका जनरली प्रोटिस्टा में डाला गया। जनरली वो आपके सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। लेकिन वहां भी ये देखा गया कि प्रोटिस्टा में भी ये देखा गया कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, मतलब यूनिसेलुलर है लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट है, और कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर है लेकिन क्या हो जाएगा, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो फिर यहां भी प्रॉब्लम आ गई। फिर आगे चल के आपका फिफ्थ किंगडम आया, तो फिर क्या किया गया कि जो यूनिसेलुलर है जिनमें न्यूक्लियस नहीं है उनको क्या बोला गया, प्रोकैरियोट बोला गया। और उनको कहां पे डाल दिया गया, उनको डाल दिया गया आपका कहां पे, उनको डाल दिया गया आपका मोनेरा में डाल दिया गया। और रिमेनिंग को कहां पर रख दिया, प्रोटिस्टा में रख दिया गया। फिर आगे चल के सेल के कॉम्प्लेक्सिटी के बिहाफ पे आगे चल के आप जानते हैं जो मल्टी सेलुलर्स होते हैं उसमें से हम लोग फंजाई की बात करते हैं, तो फंजाई को भी क्या किया गया, आपको अलग से क्लासिफाई कर दिया गया। इस तरीके से 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन किया गया। और भी है, यहाँ पे हम आपको क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड की बात करने चले हैं ना, किसकी बात करने चले हैं, द लिविंग वर्ल्ड की बात करने चले हैं। और इस लिविंग वर्ल्ड में हम लोग एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे ना। पहले हम लोग थैंक यू, पहले हम लोग जो बात करेंगे वो एक एक करके बात करेंगे। पहले हम लोग जो बात करेंगे वो सबसे पहले तो सेल की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, चाहे हम बॉटनी पढ़ें और चाहे हम जूलॉजी पढ़ें, ठीक है, चाहे हम बॉटनी पढ़े चाहे आपका जूलॉजी पढ़े, सबसे पहले हमें जो जानकारी होना चाहिए वो जानकारी होना चाहिए प्रॉपर तरीके से सेल के बारे में। किसके बारे में, सेल के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या कंपोजिशन होता है, क्या फंक्शंस होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर सेल क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर सेल क्या होते हैं, इनके बारे में अपने क्या करना है, डिटेल में डिस्कस करना है। और ये कोई पहली बार आप नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए, ये कोई आप पहली बार नहीं पढ़ने जा रहे हैं, इसको आपने कई बार पढ़ा हुआ है और बार बार पढ़ा हुआ है ना। गुड मॉर्निंग संदीप जी, ठीक है, तो इनको आपने कोई पहली बार नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, इनको आपने कई बार पढ़ा हुआ है, बट हम आपको पढ़ाएंगे। देखो आपने पढ़ा हुआ है
और आपको किसी ने पढ़ाया हुआ, अच्छी बात है, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है और आपको किसी ने पढ़ाया हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूं और अगर मैं आपको जो आपने पढ़ा है या जो आपको पढ़ाया गया है, अगर उसे हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ध्यान दीजिएगा, अगर उसे हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हम आपको ना दें, तब फिर तो कोई मतलब है नहीं। मैं आपको इस बात को श्योर करता हूं कि जब मैं आपको पूरा सेल के बारे में हम लोग कंटिन्यू करने चल रहे हैं, जब हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे तो कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे जो आपका क्या होगा, जो आपने पढ़ा हुआ है वो तो मिलेगा ही, जो आपने ना भी पढ़ा हुआ है कई सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम आपको देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे, और आगे चल के हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है। चलते हैं आगे और कंटिन्यू करते हैं ना। चलिए देखिए, तो देखो अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे ना, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, इसको रीड करने कोई बहुत ऐसा नहीं है, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं ना, क्योंकि अब इतनी कहानी जो मैंने आपको बताया है उसको आप थ्योरी के फॉर्म में हो जाएगा ना। तो देखो क्या हो जाएगा, द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ना, द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैटेगराइज लिविंग ऑर्गेनिज्म ना। जब स्टार्टिंग की बात हो रही है, जब क्लासिफिकेशन किया जा रहा था किसका, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो किसमें किया गया, इनटू जस्ट टू ग्रुप, उनको दो ग्रुप में किया गया। एक क्या हो जाएगा आपका एनिमलिया हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा प्लांटी हो जाएगा, जिसके बारे में हमने आपको बताया ही है। दूसरी बात क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आगे हम लोग जब बात करते हैं, अर्नेस्ट हेकल ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अर्नेस्ट हेकल इन 1866 1866 में जो अर्नेस्ट हेकल थे, उन्होंने प्रपोज किया क्या, एक थर्ड ग्रुप को प्रपोज किया ना, क्या किया, एक थर्ड ग्रुप को प्रपोज किया। उसका नाम इन्होंने क्या रखा, उसका नाम इन्होंने रख दिया प्रोटिस्टा। क्या नाम रख दिया इन्होंने, इसका जो नाम रखा उसका नाम रखा आपका प्रोटिस्टा। तो इस जो प्रोटिस्टा रखा, मतलब एनिमलिया और प्लांटी के बाद क्या हुआ, जो थर्ड आया वो क्या हो जाएगा आपका प्रोटिस्टा। और किसने दिया, दिया आपका अर्नेस्ट हेकल ने दिया। और कब दिया था, 1866 में दिया हुआ था। तो इन्होंने कहा कि टू इंक्लूड सम रिलेटिव सिंपल बायोलॉजिकल फॉर्म ना, इन्होंने क्या किया, सिंपल बायोलॉजिकल फॉर्म के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसको इसमें डाला, ठीक है। अब क्या हुआ, उसमें देखा गया कि सम प्रोटिस्ट लाइक अ न्यूक्लियस, अभी हमने आपको बताया इसमें से कुछ प्रोटिस्ट ऐसे थे जो न्यूक्लियस को क्या कर रहे थे, लाइक कर रहे थे ना। इसमें से कुछ प्रोटिस्ट ऐसे थे जो न्यूक्लियस को क्या कर रहे थे, लाइक कर रहे थे। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, बैक्टीरिया हो जाएगा। व्हाइल अदर वर न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म, जैसे आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा ना, एल्गी हो जाएगा और फंजाई हो जाएगा। तो देखा ये गया कि इनको दो क्लास में किया गया। इसमें क्या किया गया, एक क्या थे आपके, जिसमें आपका न्यूक्लियस नहीं था, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। दूसरा क्या हो गया आपका, जिसमें न्यूक्लियस था, उसमें जैसे आपका क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा, एल्गी हो जाएगा, फंजाई हो गया। उस तरीके से इन्होंने देखा कि दो तरीके के लिविंग, मतलब दो तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पे आए हुए थे, थर्ड किंगडम में। किसमें आए हुए थे, आपका थर्ड ग्रुप में आए हुए थे। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी प्रॉब्लम। अब इसका ड्रॉबैक क्या आ गया, इसका ड्रॉबैक ये आ गया कि इसी में क्या हुआ कि आपका जिसमें न्यूक्लियस नहीं है वो भी प्रेजेंट है, और जिसमें न्यूक्लियस है वो भी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से अब क्या हुआ, हमें थर्ड किंगडम सिस्टम को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है, उसको भी हमें क्या है, हमें मॉडिफाई करने की जरूरत है। इसलिए हमारा क्या हुआ, आगे चल के आपका फिफ्थ किंगडम सिस्टम आया, जिसको आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। देखो जितना भी किंगडम सिस्टम है, ये जितनी भी क्लासेस हैं, उनके सबके आपके स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं ना, उनके आपके क्या होते हैं, स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज बस हो जा रही है और अपने आप हो जा रही है, ऐसा नहीं होता है ना। कि कोई भी चीज होती है अगर उसको किसी में क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे अगर हमें कहा गया कि ह्यूमन है, कहा गया है ही ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन है तो हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ना। अगर मान लीजिए, अगर हमें ह्यूमन को अगर कंपेयर किया जाए किसी दूसरी चीज से, अगर ह्यूमन को कंपेयर किया जाए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो हम बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो उस दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका कंपेयर नहीं होंगे, उन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो बिलोंग नहीं करेंगे। तो हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उस आधार पर हमें ह्यूमन डाला गया। जैसे काऊ है तो काऊ को उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, डॉग है तो उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, भले वो यूकैरियोट हैं लेकिन उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, जिसके आधार पर उनको कहाँ किया गया, आपका इनको डाला गया, आपका अलग अलग तरीके से उनको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो फिफ्थ किंगडम सिस्टम आप सभी लोग जानते हैं, आगे हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा कि अगर हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है ना, यहाँ पे देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, विद द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ना, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखा गया, डिफरेंसेस इन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल बिकेम एप्रिएंट ना, जब सेल को ना, जब अलग अलग तरीके के सेल को कहां पर देखा गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखा गया,
तो दो तरीके के सेल के बारे में पता चला, एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पता चला और दूसरा क्या हो जाएगा यूकैरियोटिक सेल में। देखो हमने ये कहा कि भाई ये बैक्टीरिया है, ये आपका यूनिसेलुलर है और इसमें क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो दूसरे में हमने क्या कहा कि ये प्रोटोजोआ है, ये यूनिसेलुलर है लेकिन इसमें क्या हो जाएगा न्यूक्लियस है। हमने कहा कि ये एल्गी है, ये क्या हो जाएगा आपका यूकैरियोट है और क्या हो जाएगा इसमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। हमने कहा ये फंजाई है, इसमें क्या हो जाएगा ये यूकैरियोट है, इसमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ज्यादातर ये क्या होते हैं मल्टीसेलुलर। आप सब लोग जानते हैं कि एल्गी और फंजाई क्या होते हैं, ज्यादातर आपके ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा, कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये क्या हम अपने आप बोल दे रहे हैं, ऐसे अपने आप नहीं बोला जा रहा है, इनको एक्सपेरिमेंटली बोला जा रहा है ना, इनको एक्सपेरिमेंटली बताने का प्रयास किया गया होगा ना कि भाई ये कैरेक्टर होगा तो इनको हम किस में डालेंगे प्रोकैरियोट में। तो प्रोकैरियोट का कौन सा क्लास हो जाएगा मुनेरा, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा इसको हम किस में डालेंगे यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट को मुनेरा में और यूकैरियोट को भी क्या करेंगे दो तरीके से क्लासिफाई कर देंगे। ध्यान दीजिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सेल हो जाएगा, हमारे पास जो सेल हो जाएगा वो सेल दो तरीके से हो जाएगा ना। एक क्या हो जाएगा ध्यान रखिएगा, एक हो जाएगा आपका यूनिसेलुलर ना, क्या हो जाएगा यूनिसेलुलर ना, एक यूनिसेलुलर और इसमें क्या होगा विदाउट न्यूक्लियस क्या होगा आपका एब्सेंट होगा ना, क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। दूसरा सेल क्या हो जाएगा आपका यूनिसेलुलर भी हो सकता है ना, यूनिसेलुलर भी हो सकता है एंड मल्टी सेलुलर भी हो सकता है ना, और क्या हो सकता है आपका मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा अगर हम सेल के बेस पे क्लासिफिकेशन करें तो सेल के बेस पे अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो सेल को हम लोग क्या कर सकते हैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक यूनिसेलुलर हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा यूनिसेलुलर के साथ क्या हो जाएगा आपका मल्टीसेलुलर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या है एक सेल के बने हैं, ध्यान रखिएगा जो एक सेल के बने हैं उन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं यूनिसेलुलर। और अगर इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरली क्या होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है प्रोकैरियोटिक क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस एब्सेंट है। देखो लेकिन यहाँ पे भी यूनिसेलुलर है लेकिन यहाँ पे भी क्या है न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट है। ध्यान रखिएगा न्यूक्लियस क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं आपके यूकैरियोट में बिलोंग करेंगे, किसमें बिलोंग करेंगे आपके यूकैरियोट से। मतलब यूनिसेलुलर के बिहाफ पे, ध्यान रखिएगा यूनिसेलुलर के बिहाफ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक को यूनिसेलुलर के बिहाफ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग आपका जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हमें किस बिहाफ पे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये आपका ऑर्गेनिज्म जो है किसमें हो जाएगा आपका प्रोकैरियोट है और ये आपका यूकैरियोट है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की प्रेजेंस या न्यूक्लियस की एब्सेंस के बिहाफ पे ही हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या कर सकते हैं क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इसका जानते ही हैं, आप सभी लोग जानते हैं इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा प्रोटोजोआ हो जाएगा ना, आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारी चीज होती है ना। और इसका क्या हो जाएगा आप सभी लोग जानते हैं, इसका क्या हो जाएगा आपका बैक्टीरिया हो जाएगा ना, इसका क्या हो जाएगा आपका ये बैक्टीरिया हो जाएगा, सही बात ना। अब देखो अब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं। देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आज ना हम लोग का नया बैच स्टार्ट होने वाला है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो हम लोग जो इसमें बात कर रहे हैं वो बायोलॉजी का जो बॉटनी का जो पहला चैप्टर है जिसे हम लोग बोलते हैं द लिविंग वर्ल्ड है ना। तो द लिविंग वर्ल्ड को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो क्लास जा रही है ये यूट्यूब पे जा रही है, ठीक है ये क्लास यूट्यूब पे भी जाएगी और उसके बाद ये डेमो भी आपका चलता रहेगा और 2-3 दिन से ऑफलाइन वाले भी स्टूडेंट आने लगेंगे, ठीक है। तो पहले इसको समझने का प्रयास करिए। तो हम लोग ये जो बात कर रहे हैं वो बात ये कर रहे हैं कि कोई भी आप ऑनलाइन वाले भी ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं
कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, समझिए आप लोग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसको वो किसका बना होगा, सेल का। चाहे हम लोग बैक्टीरिया की बात कर लें, चाहे हम लोग प्लांटी की बात कर लें, चाहे हम लोग एनिमलिया की बात कर लें, चाहे हम लोग एल्गी की बात कर लें, और चाहे हम लोग किसकी बात कर लें, फंजाई की बात कर लें, किसके बने होते हैं, आपके सेल के बने होते हैं। सही बात ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो पूरे जब हम लोग फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो पूरे लिविंग वर्ल्ड को क्या किया गया था, 5 क्लास में डिवाइड किया गया। पहले किसमें किया गया, आपका टू किंगडम में। टू किंगडम में क्या किया गया, प्लांटी और एनिमलिया। अभी मैंने बताया है, थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा, होगी एनिमलिया और प्लांटी। तो एनिमलिया और प्लांटी में किया गया, तो पहले सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनिमलिया और प्लांटी में क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया गया होगा कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो जिसकी वजह से इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एनिमलिया बोलेंगे, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिनकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग प्लांटी बोलेंगे। लेकिन अब जैसे बाद में क्या हुआ, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे मिले, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया क्या है, एक सेल का बना हुआ है। अब बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसी होंगी जो फोटोसिंथेसिस भी करती है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसी होंगी जो फोटोसिंथेसिस ना भी करती हैं। सही बात ना। तो अब मान लो ये कह दिया जाए कि भाई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करेंगे उनको हम किस में डाल देंगे, प्लांट में डाल देंगे। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं उनको हम लोग किस में डाल देंगे, एनिमलियम डाल देंगे। लेकिन जब बैक्टीरिया की बात आई तो बैक्टीरिया में क्या हुआ, कुछ ऐसी बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस करती भी है, और कुछ ऐसी बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस ना भी करती है। तो वहां तो समस्या पैदा होगी ना। तो वहां समस्या ये पैदा हो गई, भाई बैक्टीरिया किस में डाला जाए। और फिर और कई लिविंग ऑर्गेनिज्म में से आए जिनको ना तो एनिमलियम डाला गया, ना आपका प्लांटियम डाला गया। तो क्या हुआ, वो सिस्टम हमारा फेल हो गया नहीं हो गया। फिर क्या है, आपके अर्नेस्ट हेकेल आए, आप जानते ही हैं। उन्होंने क्या किया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और जब इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो इन्होंने क्या किया कि जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ना आपका प्लांटी में आ रहे थे और ना एनिमल, कहानी समझिए, ठीक है। जब आप स्टोरी तरीके से आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा ना। देखो, लिखना रटना ना, टीचर आए लिखवाते जाए, आप नोट्स बनाते जाओ, रटते जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले आप समझो अच्छे से, ठीक है, फिर आप प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाओ, फिर उसका आप रिवीजन करो, तो आपको फिर बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो क्या हुआ, जब टू किंगडम सिस्टम फेल हुआ तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ना एनिमलियम बिलोंग करे थे ना प्लांटियम बिलोंग करे थे, उनको क्या दे दिया, प्रोटिस्टम डाल दिया। तो थ्री किंगडम सिस्टम गए। तो जब उसको प्रोटिस्टम डाला गया तो उसमें यह देखा गया, उसमें भी ड्रॉबैक आया। ड्रॉबैक क्या आया, ड्रॉबैक ये आया कि कई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ना, कई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ना, तो आपके वो मतलब कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे किसमें, प्रोटिस्टा में, तो उसमें किसी में न्यूक्लियस एब्सेंट था और किसी में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट था। एग्जांपल ले लिया गया, जैसे दो आपके सेल ले लिया गया, एक आपका प्रोटोजोआ का, दूसरा क्या हो गया, बैक्टीरिया का। तो प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया कहां डाल दिया गया, आपका प्रोटिस्टा में स्टार्टिंग में। लेकिन देखा गया कि जो बैक्टीरिया है वो भी यूनिसेलुलर है, जो प्रोटोजोआ है वो भी यूनिसेलुलर है, एक एक सेल का बना हुआ है, वो भी यूनिसेलुलर और ये भी यूनिसेलुलर। लेकिन जो बैक्टीरिया है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। सही बात ना। और जो आपका प्रोटोजोआ है उसमें क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब प्रोटोजोआ में ही नहीं, आगे चल के देखा गया एल्गी में, देखा गया फंजाई में भी देखा गया, उसमें क्या है, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो अब आप मुझे बताओ, क्या इन बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को, एल्गी को, फंजाई को हम आपका प्रोटिस्टा में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर हमें जरूरत पड़ी आगे और क्लासिफाई करने की। तो फिर हमारा क्या आया, फिफ्थ किंगडम आया। और जब फिफ्थ किंगडम आया तो उसमें क्या किया गया कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है लेकिन उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, उसको कहां पे डाल दिया गया, उसको डाल दिया गया आपका मोनेरा में। बैक्टीरिया बोल दिया गया उनको, आपका कि बोला गया भाई ये बैक्टीरिया है, ये आपका प्रोकैरियोटिक में आएगा। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर ही है, जो यूनिसेलुलर ही है लेकिन उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उनको किसमें डाल दिया गया, आपका प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। लेकिन फिर आगे और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की गई तो देखा गया कि भाई इसमें न्यूक्लियस तो है लेकिन ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, प्रोटोजोआ के कंपैरिजन में ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब जैसे एल्गी की बात कर लेते हैं और फंजाई की बात कर लेते हैं, तो एल्गी और फंजाई तो प्रोटिस्टा से अलग है ना, कॉम्प्लेक्स भी ज्यादा है, तो उनका भी क्लास आगे कर दिया गया। फंजाई को जो है आगे क्लासिफिकेशन कर दिया गया, तो 5 किंगडम दिया गया। तो क्या दिया गया आपका, मोनेरा, प्रोटिस्टा, आपका फंजाई, एनिमलिया और प्लांटी, है ना। आगे और भी क्लासिफिकेशन हुआ है, बट जो मेन आपका माना जाता है ये आपके क्या हो जाएंगे, 5 क्लासिफिकेशन हो गए। तो भाई अगर किसी को कहा गया कि ये आपका मोनेरा है, तो मोनेरा में जो जो आपके ऑर्गेनिज्म बिलोंग करेंगे उनका अपना एक स्पेसिफिक फीचर होगा। पहला फीचर क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। सही बात ना।
दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा आ जाएगा। प्रोटिस्टा में भी जिसको डाला गया होगा उसके भी जो आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे जो उनमें बिलोंग करेंगे उनमें डाला गया होगा। ऐसे करके आपका प्लांटी का, फंजाई का और एनिमलिया का डाला गया होगा। तो अगर हम सेल के बिहाफ पे ध्यान रखिएगा, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग सेल के बिहाफ पे बात करें तो सेल के बिहाफ पे दो तरीके से हो जाएंगे। एक क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका मल्टीसेलुलर। जितने भी लिविंग, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको दो कैटेगरी में बिलोंग किया गया, एक यूनिसेलुलर और दूसरा क्या हो जाएगा मल्टीसेलुलर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो क्लास बनाया। यहाँ पे एक साइड हमने क्या लिखा है, यूनिसेलुलर, और दूसरी साइड हमने क्या लिखा है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, हमने यहाँ पे दोनों लिखा हुआ है। सही बात है नहीं। तो यूनिसेलुलर, ऐसे यूनिसेलुलर जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, देखो यहाँ पे माइनस मैंने लिखा हुआ है, जिसमें न्यूक्लियस आपका एब्सेंट है, ऐसे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। और इसकी क्लास क्या हो जाएगी, देखो रटना नहीं है, इसकी क्लास क्या हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी, मुनेरा। सही बात है ना, क्लासिफिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर आगे क्या हुआ, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपके यूनिसेलुलर ही है, मतलब एक सेल के ही बने हैं, मतलब यूनिसेलुलर ही है और एक सेल के ही मिलकर बने हैं, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट है और यहाँ पे न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, आपका प्रेजेंट है। सही बात है ना। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाएगा, यूकैरियोट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, यूकैरियोट बोला जाएगा। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा। सही बात ना। लेकिन आगे देखा गया कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी थे जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने थे और साथ साथ में उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही था। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाएगा, आपका प्रेजेंट हो जाएगा ना। इसमें भी क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियस जो है आपका वो प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन ये आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे मोर देन वन सेल से मिलकर बने थे ना, एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने थे ना, मोर देन वन सेल से मिलकर बने हुए थे। इन्हें क्या बोला गया, आपका मल्टीसेलुलर यूकैरियोट ना। ये भी क्या हो जाएंगे, किसमें बिलोंग करेंगे, यूकैरियोट में ना, यूकैरियोट में ना। और इसके तो बहुत सारे एग्जांपल है, आप जानते ही हैं। इसमें क्या हो जाएगा, आपका फंजाई हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, आपका फंजाई हो जाएगा ना। फिर क्या हो जाएगा, आपका एनिमल्स हो जाएंगे ना। और क्या हो जाएगा, आपका प्लांट्स हो जाएगा ना, आप सभी लोग जानते हैं ना, प्लांट्स हो जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ऑन द बेसिस ऑफ सेल हम लोग क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, सेल के आधार पर उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सेल के बारे में बात करेंगे। देखो चाहे आप जूलॉजी पढ़ो, चाहे आप बॉटनी पढ़ो, कुछ भी आप पढ़ो, लेकिन सबसे पहले जो आपको पढ़ना चाहिए वो क्या पढ़ना चाहिए, सेल के बारे में पढ़ना चाहिए। जब तक आपको सेल के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं है तब तक फिर आगे आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी। ठीक है, अभी हम लोग सेल के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं क्या होते हैं, यूनिसेलुलर क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर क्या होते हैं, वो आपने जो पढ़ा हुआ है, आपको जो पढ़ाया गया है वो तो आपने पढ़ा ही है। लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा ना। तो कई बार स्टूडेंट लगता है अरे यार प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हमने पढ़ा ही है ना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हमने पढ़ा ही है, क्या पढ़ना है उसको। लेकिन नहीं, हम आपको बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताएंगे जो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। सही बात है ना। तो ये आप इतनी बात समझ आ गई ना सेल के बारे में। तो अगर बनाना चाहे तो बना लीजिए या फिर भेज देंगे आपको, लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया है ना, समझ गया भाई। ऑनलाइन वाले भी एक बार रिस्पॉन्स कर दें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखो तो यहाँ पे क्या किया गया, जब माइक्रोस्कोपी से देखा गया तो दो तरीके से हमें आरएनए मिले। एक कौन सा मिला, एक मिला हमें प्रोकैरियोटिक और दूसरा हमें क्या मिल गया, आपका यूकैरियोटिक ना। एक प्रोकैरियोटिक हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, आपका यूकैरियोटिक सेल ना, जिनके बारे में हम लोग क्या करना है, डिटेल में डिस्कस करना। देखो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ले लो, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आता है ना। देखो लिखा गया है इन प्रोकैरियोटिक सेल ना, इन प्रोकैरियोटिक सेल ना, क्या लिखा गया है, द न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ध्यान रखिएगा। तो प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें न्यूक्लियस जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, आपका डीएनए। तो डीएनए न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होगा। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा या जिनके न्यूक्लियस जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होगा, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा बैक्टीरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सब जानते ही हैं। इसमें और क्या हो जाएगा, आपका साइनोबैक्टीरिया है ना, जिसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये भी क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी आपका मैच्योर न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, आपका एब्सेंट हो जाएगा। सही बात ना। और रिमेनिंग जितने आएंगे वो सब किस में आ जाएंगे, जो आपके बचेंगे वो सब किस में आ जाएंगे, वो सब आ जाएंगे आपका, है ना, आपका यूकैरियोट में। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे पूरा टेबल कराने चल रहा हूँ, ठीक है। आगे बहुत टेबल है ना, बहुत सारे, देखो बहुत सारे टेबल कराऊंगा ना आपको, पर इनको टेबल को करने देखे कितने फीचर्स हैं, सब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो पहले हम लोग जो है बात करते हैं किसके बारे में, सेल के बारे में, ठीक है। पहले हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं सेल के बारे में, और जब हम लोग सेल के बारे में जानेंगे तो उसी को हम लोग क्लासिफाई करेंगे प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में, ठीक है। चलिए हम लोग बात करने चल रहे हैं किसके बारे में, सेल के बारे में। अच्छा, सेल के बारे में बात किया जा रहा है तो मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल के ही बने होंगे, सही बात ना। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस, अब वायरस की बात आ जाए, वायरवाइड्स की बात आ जाए, प्रियॉन्स की बात हो जाए, तो ये सब क्या होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं किसके, सेल की, सही बात ना। देखो थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले भूमिका बनाओ, पहले समझने का प्रयास करो। दो तरीके के हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, दो तरीके के हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। एक क्या हो जाएगा आपका नॉन सेलुलर, ध्यान इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्या हो जाएगा आपका नॉन सेलुलर, ठीक है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और कोशिश ये करिए ना कि आप भी नोट बनाते चलिए साथ साथ में, ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे करके आप भी बनाते चलिए, आप पे लाए है ना, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी बनाते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम पीडीएफ देंगे सब, बट आपको क्या है साथ में नोट बनाते चलना, ठीक है। देखो जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जब हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, किसकी बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम लोग जब बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, दो तरीके से क्लासिफाई कर देंगे, एक नॉन सेलुलर और दूसरा क्या हो जाएगा आपका सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नॉन सेलुलर मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसा लिविंग, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपका सेल का ना बना हो, किसका ना बना हो, सेल का ना बना हो। तो अभी हम क्लासिफाई करेंगे कि भाई कैसे हम इसको सेपरेट करेंगे, तो हम कैसे इस बात को जानेंगे कि ये वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है और ये वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का नहीं बना हुआ है। हम देखो समझो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जाए, तो उनको हम क्या कर रहे हैं, सेल के बिहार पे क्लासिफाई कर रहे हैं। तो देखा ये जा रहा है कि ज्यादातर जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के ही बने हुए हैं। वो बात ही बात है कि कोई यूनिसेलुलर है, कोई मल्टी सेलुलर है, किसी में न्यूक्लियस एब्सेंट है, किसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो बात ही बात है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी देखा गया, कुछ एक्सेप्शन में क्या देखा गया कि जैसे आपका वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, प्रियॉन्स हो गए, इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस आपका एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस छोड़ो, इसमें सेल ही एब्सेंट होता है। तो हमें जानना जरूरी है ना सेल क्या होता है। अगर हम सेल नहीं जानेंगे तो हम कैसे इस बात को कह सकते हैं कि भाई ये वायरस है, ये आपका सेल का नहीं बना है। इससे हम जानते हैं भाई वायरस जो सेल का नहीं बना है, वायरवाइड सेल का नहीं बना है। तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेल के बारे में जानते होंगे ना, कुछ हम फीचर सेल के बारे में जानते होंगे, जिसके आधार पर हम लोग ये कहेंगे कि जो वायरस है और जो वायरवाइड है उसमें आपका सेल नहीं है। मतलब वायरस और वायरवाइड सेल के कैरेक्टर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब सेल में जो जो चीज होना चाहिए वो चीज आपका वायरस और बैक्टीरिया, वायरस और वायरवाइड में नहीं है। लेकिन जो आपके सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल के कैरेक्टर को फॉलो कर रहे होंगे, इसलिए उनको किस में डाल दिया गया आपका सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो दो क्लासिफिकेशन में आया, एक आपका नॉन सेलुलर। तो नॉन सेलुलर में हम लोग क्या बात कर लेंगे, नॉन सेलुलर हम लोग तीन की बात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तीन की बात करेंगे। एक क्या हो जाएगा, मेनली दो होता है लेकिन हम आपको तीन बता दे रहा हूँ ना। एक क्या होता है वायरस, है ना, एक क्या हो जाएगा वायरस, सही बात ना। दूसरा क्या हो जाएगा आपका वायरवाइड्स, दूसरा क्या हो जाएगा आपका वायरवाइड्स, और तीसरा क्या हो जाएगा प्रियॉन्स, है ना, प्रियॉन्स आप जानते ही हैं, सही बात ना, प्रियॉन्स हो जाएगा। अब देखो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग वायरस की बात कर रहे हैं तो अभी हम सेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा भाई वायरस को सेल में क्यों नहीं डाला गया, वायरवाइड को सेल में क्यों नहीं डाला गया, सही बात है ना, ये बात अभी हम लोग समझेंगे। वायरस की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ये क्या होता है, ये आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ये क्या होता है, वायरस जो होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब क्या होता है, देखो पैरासाइट दो तरीके से होते हैं, जैसे बैक्टीरिया भी है वो पैरासाइट है, सही ना, वायरस भी क्या है आपका पैरासाइट है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, बैक्टीरिया को हम जो पैरासाइट बोलेंगे उसको भी बात बात करेंगे, पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, वायरस की। वायरस को एक टर्म दिया गया है ऑब्लिगेट पैरासाइट, बताओ क्या होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट, कोई आइडिया, भाई ऑनलाइन वाले भी बताएं।
ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है अगर बताना चाहें तो? देखो, पैरासाइट मतलब जो अपने जीने के लिए, अपने रहने के लिए, अपने खाने-पीने के लिए किसी होस्ट को यूज़ करे। सही बात ना? ऐसे ऑर्गेनिज़्म जो अपने जीने के लिए, अपने रहने के लिए, अपने खाने-पीने के लिए और अपने नंबर को बढ़ाने के लिए किसको क्या करें? किसी होस्ट की ज़रूरत पड़े उनको। किसी होस्ट पे वो क्या हों आपके डिपेंड हों। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासाइट। देखिए पैरासाइट 2 तरीके से काम करेंगे। जैसे बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें, तो मान लीजिए हमारा हैंड है और हैंड पे क्या हो जाए इन्फेक्शन हो जाए, तो बैक्टीरिया बाहर से आएगा, वो अंदर नहीं जाएगा, ऊपर से ही क्या करेगा चिपक जाएगा उससे और वहीं से क्या करेगा न्यूट्रिएंट लेने लगेगा। वहीं से क्या करेगा जो भी उसको न्यूट्रिशन मिलेगा लेता रहेगा। फिर अपने धीरे-धीरे करके क्या करेगा अपने नंबर को बढ़ाएगा और क्या करेगा ढेर सारे बैक्टीरिया क्या कर देगा जनरेट कर देगा। सही बात ना? तो अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोलते हैं एक जो ये कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट मतलब क्या हो जाएगा वो पैरासाइट जो अभी अंदर नहीं एंटर किया, बाहर से ही क्या कर दिया गया है, बाहर से ही क्या कर रहा है अपना आया और सारा अपना काम जो है करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा क्या होता है इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। इंट्रा मतलब क्या हो जाएगा कि जब वो जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं ना, तो खाना खा रहे हैं तो जैसे मान लो कंटामिनेटेड खाना खा लिए। कंटामिनेटेड मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा खाना खा लिए जो आपका थोड़ा-सा साफ नहीं है। तो उसमें क्या है वायरस भी है, बैक्टीरिया भी है। वायरस भी है और बैक्टीरिया भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो इसमें जब वायरस और बैक्टीरिया है, तो है क्या यहाँ पे? हो ये रहा है, ये जो वायरस और बैक्टीरिया हैं, तो ये अभी हम क्योंकि वायरस को बात करेंगे, लेकिन हम खाएँगे तो वायरस और बैक्टीरिया दोनों जा सकते हैं। लेकिन अगर बैक्टीरिया की बात करें, तो वो बैक्टीरिया क्या होगा? खाने के साथ हमारी बॉडी के अंदर एंटर जाएगा और जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, उसके अंदर जाएगा और उसके अंदर जाकर क्या करेगा? उनको जो है पूरा न्यूट्रिशन लेगा और सब कुछ क्या करेगा? लेगा और क्या करेगा? अपने नंबर को बढ़ा देगा। तो बैक्टीरिया दोनों तरीके से काम करेगा। बाहर से लेके भी अपना काम कर सकता है और अंदर जाके भी काम कर सकता है। मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट भी काम कर सकता है और इंट्रा सेलुलर पैरासाइट काम कर सकता है। लेकिन वायरस की हम लोग जब बात करेंगे, जब हम लोग वायरस की बात करेंगे, तो वायरस में ऐसा नहीं होता है। वायरस अंदर जाएगा, होस्ट के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, तभी अपना काम करेगा। वायरस जो होता है और वायरवाइड भी, वायरस और वायरवाइड दोनों जब ये क्या करेंगे अंदर जाएंगे, किसके अंदर जाएंगे? सेल के अंदर। मतलब ये नहीं कि बाहर चिपक गया है वायरस और यही से अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं है। वायरस जो होते हैं वो सेल के अंदर इंटर करेंगे। जब सेल के अंदर इंटर करेंगे तभी अपने नंबर को क्या करेंगे बढ़ाएंगे। मतलब क्या हो जाए सपोज दैट मान लीजिए कोई ये सेल है, ठीक है, मान लीजिए आपका क्या हो जाए ये कोई सेल हो जाए, ठीक है, और ये क्या हो जाए आपका वायरस हो जाए, है ना, ये क्या हो जाए आपका वायरस हो जाए और इसमें क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये वायरस इसके साथ क्या होगा अटैच होगा, अटैच होगा और अटैच होने के बाद ये वायरस क्या करेगा इसके अंदर इंटर कर जाएगा, करेगा नहीं करेगा, इसके अंदर इंटर कर जाएगा और जब इसके अंदर इंटर करेगा तब ये अपने नंबर को क्या करेगा बढ़ाएगा ना, तब क्या करेगा ये अपने नंबर को बढ़ाएगा। समझ रहे हैं बात को। और फिर क्या हो जाएगी इसकी मेमोरी ब्रेक हो जाएगी और ब्रेक होने के बाद फिर क्या हो जाएंगे बहुत सारे आपके वायरस जो आपके बाहर निकल आएंगे, आएंगे आएंगे और फिर ये वायरस क्या करेंगे किसी दूसरे वाले सेल को अटैक करेंगे और फिर क्या होगा उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर जाके अपने नंबर को क्या करेंगे बढ़ाएंगे। सही बात नहीं बात है। तो वायरस की हम लोग जब बात कोरोना वायरस की बात कर रहे थे, हम लोग जब हम लोग कोरोना वायरस की बात कर रहे थे तो क्या हो रहा था एक दूसरे के कॉन्टेक्ट ही मैनेज हो रहा था ना, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आके फिर क्या हो रहा था एक दूसरे में क्या हुआ फैलता हुआ चला जा रहा था और फिर पूरे वर्ल्ड में फैल गया। सही बात है नहीं। तो वायरस क्या होगा ऑब्लिगेट पैरासाइट होगा। क्या होगा ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस को हम सिर्फ पैरासाइट बोलेंगे तो क्या ये बात सही है? वायरस को अगर हम सिर्फ पैरासाइट बोले तो क्या ये बात सही है? नहीं सही है ना। क्यों? क्योंकि पैरासाइट का दोनों नेचर हो सकता है, एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों भी। लेकिन वायरस में क्या होगा वायरस ही नहीं वायरवाइड भी हम लोग बात करेंगे। वायरस और वायरवाइड दोनों की केस में ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होंगे। मतलब इनको अपना काम करना है तो सेल के अंदर क्या करना होगा इंटर करना होगा। क्या ये बात समझ में आई? मजा आया? सही है ना। तो बैक्टीरिया भी और भी पैरासाइट तरीके से काम करते हैं लेकिन सब ऑब्लिगेट नहीं होते हैं। ऑब्लिगेट वो होते हैं जिन जो अंदर जाके ही काम करेंगे, बाहर रहेंगे तो काम नहीं करेंगे। सही बात ना पहली बात। तो इसको हम लोग कर देते हैं ना, ये वाला हो जाएगा। अगला फीचर क्या हो जाएगा? अगला फीचर क्या हो जाएगा? ये ना सेलुलर तो मैंने आपको पहले ही लिख दिया है। इसका अगर हम लोग जेनेटिक मटेरियल की बात करें, ध्यान रखिएगा, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की हम लोग बात करें, ध्यान रखिएगा, तो अगर हम लोग इसे जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे तो इसका क्या होगा जिसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा आपका, ध्यान रखिएगा, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली जब हम लोग किसकी बात करेंगे, सेल की बात करेंगे, सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, जब हम लोग सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उसमें जनरली क्या होगा, जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे वो प्रोकैरियोट हो और चाहे यूकैरियोट, समझिए, जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे आपके वो प्रोकैरियोट हो और चाहे आपके वो यूकैरियोट हो, कोई भी हो, उसमें क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें क्या होगा आपका डीएनए। जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में क्या होगा आपका डीएनए, आगे पढ़ेंगे हम लोग, पूरा बनाए हैं। तो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में क्या होगा आपका डीएनए होगा, ये बात को ध्यान रखना है। लेकिन जब हम नॉन सेलुलर की बात करेंगे, मतलब वायरस की बात करेंगे, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। सही बात ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। ऑब्लिगेट पैरासाइट तो है ही है, देखो पैरासाइट बैक्टीरिया भी है और पैरासाइट ये भी है, तो बैक्टीरिया और इसमें क्या अंतर है, बैक्टीरिया सेलुलर है और वायरस नॉन सेलुलर है। बैक्टीरिया भी पैरासाइट तौर पे काम करेगा और वायरस भी पैरासाइट तौर पे काम करेगा, लेकिन बैक्टीरिया क्या होगा आपका इंडो और एक्सो दोनों काम करेगा और वायरस क्या करेगा, ऑब्लिगेट करेगा। दूसरी बात, जो जेनेटिक मटेरियल होगा बैक्टीरिया में क्या होगा, बैक्टीरिया में आपका डीएनए होगा, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, जो वायरस होगा उसमें क्या हो जाएगा आपका डीएनए और आरएनए दोनों होगा। सही बात ना, ध्यान दीजिएगा। जनरली क्या होता है, हम लोग जब डीएनए की बात करते हैं ना, जनरली जब हम लोग डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सुना है ना आपने। जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं ना वाटसन एंड क्रिक मॉडल, सुना है ना आपने, वाटसन एंड क्रिक मॉडल हम लोग पढ़ते हैं। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन जनरली होता है तो जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में बनता है ना, हेलिक्स के फॉर्म में, सुना होगा ना, इस तरीके से आपका हेलिक्स बनता है ना, इस तरीके से हेलिक्स के फॉर्म में ना, ऐसे करके है ना, ऐसे करके ये पढ़ा ही होगा आपने, हेलिक्स के फॉर्म में ना। तो डीएनए दो तरीके से होता है, या तो हेलिक्स के फॉर्म में होगा या तो क्या होता है सर्कुलर के फॉर्म में होगा, मतलब दो स्टैंड का होगा, लेकिन क्या होगा आपका सर्कुलर के फॉर्म में होगा। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका मतलब ये जो आपका वायरस है, वायरस को जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो डीएनए है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, और सिर्फ यही फीचर होगा किसमें, आपका वायरस में। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। जैसे मतलब क्या हो जाएगा, यस यस डीएनए मतलब होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। और डीएस मतलब क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। समझ जाएंगे ना, समझ जाएंगे ना। जब हम ज्यादातर केस की बात करते हैं, खासकर हम लोग जब यूकैरियोटिक की बात करते हैं, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए होगा और डीएनए क्या होगा आपका डबल स्टैंडर्ड होगा। लेकिन वायरस में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होगा अगर डीएनए है तो वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। और जब हम लोग आरएनए की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब इसकी बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए जनरली क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये बात जानते होंगे ना। डीएनए जनरली क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन आरएनए जो होता है जनरली वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड होता है। सही बात ना। तो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, लेकिन जब हम लोग वायरस के केस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वायरस के केस की बात करते हैं, तो वायरस में भी क्या हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है। ये बात समझ में आया, मतलब जितना सारा बन सकता है सब बनता है वायरस में। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, किसी वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा और किसी वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, किसी वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा और किसी वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। बस में आ नहीं आ रहा है, ये आपके क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल। मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। अगला क्या हो जाएगा, होस्ट। अगर हम लोग होस्ट की बात करते हैं ना, किसकी बात, होस्ट मतलब किसको होस्ट के तौर पे यूज कर रहा है ना, होस्ट। अगर हम लोग होस्ट की बात करेंगे, ठीक है, होस्ट क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इसका जो होस्ट होता है वो प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। एनिमल भी, आपने सुना होगा ना प्लांट वायरस एनिमल वायरस, सुना होगा ना कि ये भाई प्लांट वायरस है और ये क्या हो जाएगा आपका एनिमल वायरस। लेकिन प्लांट वायरस नहीं होता है, एनिमल वायरस नहीं होता है। अगर कोई वायरस होस्ट के तौर पे प्लांट को यूटिलाइज कर रहा है, मतलब प्लांट को होस्ट के तौर पे यूज कर रहा है, तो ऐसे वायरस हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट वायरस। और कोई वायरस अगर होस्ट के तौर पे एनिमल को यूज कर रहा है, तो ऐसे वायरस हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल वायरस। ये नहीं कहेंगे कि आपका जो है ये प्लांट वायरस, तो प्लांट कोई वायरस नहीं होता है। प्लांट को एज ए होस्ट, प्लांट को होस्ट की तरीके से जो यूज करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट वायरस। और जो आपका कैसे यूज करता है, जो आपका जो है एनिमल को यूज करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं आपका, ठीक है, एनिमल वायरस। सही बात समझ में आया ना। तो एक क्या हो जाएगा प्लांट वायरस, दूसरा क्या हो जाएगा आपका एनिमल वायरस। सही बात ना। अगली चीज क्या होगी इसमें आपका, इतनी बात समझा गया ना।
एक आपका ये करेक्टर, दूसरा आपका ये करेक्टर, तीसरा आपका ये करेक्टर, ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट करेक्टर। और भी हम लोग बात करेंगे आगे चल के, ठीक है, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। ये अभी तो हम आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वायरस और बैक्टीरिया में क्या अंतर है, मतलब सेलुलर और नॉन सेलुलर में क्या अंतर है, ठीक है। तो सेल के बिहाफ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो आगे चल के हम लोग बात करेंगे। जब हम लोग वायरवाइड की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग किसकी बात करते हैं, वायरवाइड की बात करते हैं, तो वायरवाइड भी क्या होता है, पहली बात ऑब्लिगेट होता है, ठीक है। ऑब्लिगेट क्या होगा आपका, पैरासाइट होगा, क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेट पैरासाइट, सही बात। अब पता नहीं है नहीं ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है। अगला बात क्या हो जाएगा, इसका भी जो जेनेटिक, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, ध्यान रखिएगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो सिर्फ आरएनए होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा, सिर्फ आरएनए। मतलब कंपेयर करो वायरस और वायरवाइड में, कंपेयर करो, वायरस और वायरवाइड दोनों क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, लेकिन जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, उसका डीएनए आरएनए दोनों होगा, लेकिन इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा, सिर्फ आरएनए होगा, सही बात है ना, पहली बात। दूसरी बात क्या हो जाएगा, इसका जो होस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, इसका जो होस्ट होगा वो आपका प्लांट होगा, मतलब एनिमल नहीं होगा। अगर कोई अगर कहा जाए कि प्लांट वायरस है, या कह लिया जाए कि जैसे आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे, जो जैसे कोई बात बोला जाए किसके बारे में, वायरवाइट के बारे में, तो अगर बोला जाए कि वायरवाइट आपका एनिमल में है, काम कर रहा है, या प्लांट में, तो आप तुरंत क्या बोलेंगे, प्लांट है, इसका होस्ट क्या हो जाएगा आपका, प्लांट। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा आपका, आरएनए, डीएनए नहीं होगा, सही बात ना, ये बात हो जाएगी। तो इसका ये क्या हो जाएगा, आपका होस्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इसका जो आरएनए होता है ना, ये अप्रॉक्स ना, अप्रॉक्स मतलब अप्रॉक्स कितना होता है, 500 बेस पेयर का होता है। कितने बेस पेयर का होता है, 5, मतलब छोटा, बहुत छोटा होता है ना, बहुत छोटा और स्मॉल होता है। तो ये बात समझ में आ गई किसके बारे में, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा आपका, एक वायरस हो जाएगा, दूसरा वायरवाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब अगला जो हम लोग जो है सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्या हम दो तरीके से नहीं क्लासिफाई कर सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने किया था, पीछे किया था ना यहाँ पे। एक क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका यूनिसेलुलर, है ना, एक क्या हो जाएगा आपका यूनिसेलुलर, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा क्या हो जाएगा यूनी सेलुलर, और क्या हो जाएगा आपका मल्टी सेलुलर बोथ, मल्टी सेलुलर बोथ, है ना। यूनिसेलुलर में अगर हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका अगर हम लोग कह दें कि न्यूक्लियस क्या हो जाए, अब्सेंट हो जाए, न्यूक्लियस क्या हो जाए, न्यूक्लियस अब्सेंट हो जाए, ये क्या हो जाएगा आपका, किसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्रोकैरियोट में ना, क्या हो जाएगा आपका ये प्रोकैरियोट्स में, है ना। न्यूक्लियस अब्सेंट हो जाए तो किसमें हो जाएगा आपका ये प्रोकैरियोट्स में, सही बात ना। और इसको किसमें डाला गया है, मोनेरा में, आप सब लोग जानते ही है ना, डाल दिया गया है। ये आपका किस क्लास में बिलोंग करेगा, आपका मोनेरा में हो जाएगा। अगर हम लोग न्यूक्लियस, अगर सेल यूनिसेलुलर ही है लेकिन न्यूक्लियस क्या हो जाए आपका प्रेजेंट हो जाए, है ना, न्यूक्लियस क्या हो जाए आपका प्रेजेंट हो जाए, अभी हम लोगों ने बात ही किया है ना। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे यूनिसेलुलर यूकैरियोट, क्या बोलेंगे इसे हम लोग, यूनिसेलुलर यूकैरियोट बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, सब आगे पढ़ेंगे लोग, बहुत डिटेल पढ़ेंगे। यूनिसेलुलर यूकैरियोट, इसका बेस्ट क्या हो जाएगा आपका प्रोटिस्टा, आप जानते ही हैं ना, प्रोटिस्टा हो जाएगा। और मल्टी सेलुलर में तो आप जानते ही हैं, कई आपके हो जाएंगे, प्लांटी हो जाएगी, फंजाई हो जाएगी, और क्या हो जाएगा आपका एनिमली हो जाएगा, सही बात ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेलुलर और, तो सेल के बिहाफ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्लासिफाई किया गया, एक नॉन सेलुलर में और दूसरा किसमें किया गया आपका सेलुलर में। यदि बात समझ में आ गई, तो अब एक बात मुझे बताओ, क्या हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें और अगर हम सेल के बारे में बात ना करें तो क्या ये बात बन पाएगी। अब दूसरे लैंग्वेज में आप कह लीजिए, चाहे हम बॉटनी पढ़े चाहे हम लोग जूलॉजी पढ़े, दोनों तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। तो अगर हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, तो अगर हम सेल के बारे में नहीं जानते डिटेल में, तो क्या हम बात कर सकते हैं, नहीं क्या। तो अब हम यहाँ पे बात क्या करेंगे, सेल के बारे में बात करेंगे डिटेल में। सेल के बिहाफ पे ही तो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो क्लास में डिवाइड किया, एक नॉन सेलुलर और दूसरा क्या हो जाएगा आपका सेलुलर, सही बात ना, इसी के आधार पे क्या हुआ है। तो अब अगर हम ये कह दें कि वायरस नॉन सेलुलर है, तो हमें तो जानना होगा ना भाई सेलुलर क्या होता है। जब हम किसी चीज को, मान लीजिए हम आपके बारे में जानते हैं, तभी तो हम आपसे कह सकते हैं ना कि आप दूसरों से अलग हो। मान लीजिए हमें आपके बारे में बताना है किसी को, तो हमें दूसरों से आपको अलग बताना है, तो हम आपको तभी अलग बता पाएंगे
जब हम आपके बारे में जानते होंगे। अगर हम आपके बारे में नहीं जानते होंगे तो हम आपको क्या बताएंगे? सही बात ना? तो हमें आपके बारे में जानना होगा। जब हम आपके बारे में जानते रहेंगे तब हम कह सकते हैं कि आप इनसे अलग हो। जब हम सेल के बारे में अच्छे से जानते रहेंगे तभी तो हम कह पाएंगे कि भाई आपका ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और जब हम जानते ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे क्लासिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करिए, जल्दी से 1 मिनट बना लीजिए, जल्दी से बना लीजिए 1 मिनट में। ऑनलाइन वाले भी बना लो भाई। देखो पीडीएफ तो मैं दूंगा ही, है ना, पीडीएफ तो मैं दूंगा ही, बट जो मैं हाथ से लिखता हूं ना उसको आप लोग क्या करिए, बना लिया करिए। और जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे बनाइए। आप लोग क्या करिए ना, एक प्रॉपर बढ़िया सा नोट्स ले आइए, ठीक है, 3-4 पेन लेके आइए और जैसे जैसे मैं बनवा रहा हूं ऐसे ऐसे करके आप बनाते जाइए, ठीक है। बार बार आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बना लो फिर आगे। इधर समझ में आ गया है? समझ में आ गया ना अच्छे से? ठीक है, पीछे वाला भी आ गया है ना? कहानी समझ में आई ना, लिविंग वर्ड में हम लोग कर क्या रहे हैं, है ना। जनरली क्या होता है, रटने वाला काम करते हैं लोग। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि रटना नहीं है, चीजों को समझना है, ठीक है। जब समझ के आप पढ़ेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कल बढ़िया से अच्छे से पेन लेके आएगी, ठीक है। नोट्स के लिए ना आप लोग क्या क्या करिए, मैं ऑनलाइन वालों को भी बोल रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफलाइन के लिए बोल रहा हूँ। नोट्स के लिए आप लोग क्या किया करिए, एक बढ़िया सा आप कौन सी कॉपी ले आएंगे, ब्लैंक, मतलब जिसमें लाइन बाइन न रहे, ठीक है। एक प्रॉपर तरीके से रखिए, एक जूलॉजी का और एक बॉटनी का, ठीक है। चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे और चैप्टर वाइज आपको क्या करना है, पढ़ते जाना है और नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। जो पीडीएफ देंगे उसको जाके समझ यहाँ पे समझ लेना है और घर पे जाके क्या करना है, अपना नोट्स बना लेना है। तो जितना पढ़ाते जाए उतना क्या करना है, आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। जब इस चीज को आप फॉलो करेंगे तब फिर आपको क्या होगा, मजा आएगा। और बहुत डेप्थ में पढ़ना होगा अपने लोगों को, ठीक है। अगर आप डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे तो अब आप देखिए कि आप एग्जाम का जो पैटर्न है बहुत बदल रहा है। अगर आप सरफेस में पढ़ लें, सोचे कि पीवाईक्यू सॉल्व कर लें, वहां से हमारा काम हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। हो गया भाई, हो गया। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं किसके बारे में, सेल के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात हम लोग बात करने चल रहे हैं सेल के बारे में। तो पहले हम लोग सेल के बारे में जानेंगे और फिर सेल को क्लासिफाई करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, ठीक है। तो चलिए भाई, सभी लोग थोड़ा सा ऑनलाइन वाले रिस्पॉन्स करते रहो। अब हम लोग किसके बारे में बात करने चल रहे हैं, 10 सेल के बारे में। सेल क्या होता है ना, सेल आपने पढ़ा है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, अच्छे समझा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम लोग किसकी बात करने चले, सेल के बारे में, ठीक है। हम लोग किसकी बात करने चले, सेल के बारे में। सेल के बारे में, तो देखो, जब हम किसी भी सेल की बात करें, वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट की बात है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात है। अभी हम वहां की बात नहीं करें कि ये प्रोकैरियोट है ये यूकैरियोट है। जब हम किसी भी सेल की बात करें तो उस सेल में जो सबसे पहला कंपलसरी फीचर होगा, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेल का बना है, तो अगर हम किसी सेल की बात करें तो उसमें कोई चीज absent हो या प्रेजेंट हो, जैसे हम कई सारे सेल की बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, यूकैरियोट में प्लांट की बात करेंगे, एनिमल की बात करेंगे ना, अलग अलग सेल की बात करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि कई सारे कैरेक्टर्स किसी में होते हैं और किसी में आपके नहीं होती हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट किसी में होता है और किसी में नहीं होता है, न्यूक्लियस किसी में होता है किसी में नहीं होता है, सही बात ना। कुछ और ऑर्गेनीज होते हैं, किसी में होता है किसी में नहीं होता है।
किसी में ज्यादा होता है और किसी में कम होता है, वो सब चलेगा। लेकिन हम किसी भी सेल की बात करें, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो और चाहे आपका वो यूकैरियोटिक सेल हो, किसी भी सेल की बात करें, चाहे आपका वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, उस सेल में एक इंपॉर्टेंट चीज होना प्रेजेंट है, उसके बिना किसी भी हम सेल की बात नहीं कर सकते हैं। मतलब किसी भी सेल की बात करें तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या समझे, मतलब किसी भी सेल की हम लोग बात करें, चाहे आपका वो प्रोकैरियोटिक हो और चाहे आपका वो यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे आपका वायरस सॉरी चाहे आपका बैक्टीरिया का हो, चाहे आपका क्या हो जाए फंजाई का हो, चाहे आपका एल्गी का हो, चाहे आपका प्लांट का हो, चाहे आपका एनिमल का हो, किसी का भी हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेल का बना हुआ है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपलसरी होगा। सेल वॉल होगा या नहीं होगा ये बात कंफर्म नहीं है। सेल वॉल हो भी सकता है और सेल वॉल ना भी हो सकता है, मतलब सेल वॉल की हम बात नहीं कर रहे हैं, सेल वॉल हो भी सकता है और सेल वॉल ना भी हो सकता है। लेकिन हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हम ये नहीं कह सकते हैं ना, हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये बात नहीं कह सकते हैं कि इसमें आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा। मतलब क्या सीखे आप, ये सीखे कि जब हम वायरस की बात करेंगे, वायरवाइड की बात करेंगे, प्रियांस की बात करेंगे तो उसमें आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। पहली बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से ही वायरस और वायरवाइड और प्रियांस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सेलुलर। मतलब किसी भी सेल की बात करेंगे तो उसमें बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बात ही नहीं बनेगी। सेल वॉल हम नहीं कह सकते हैं, सेल वॉल की हम बात नहीं करेंगे, सेल वॉल हो भी सकता है ना भी हो सकता है। लेकिन अभी हम बात करेंगे क्यों ऐसा होता है कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना जरूरी है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, एक आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही बात ना, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये मेनली तीन चीज से मिलकर बना होता है। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये मेनली कुछ चीज से तो बना ही होगा, ये मेनली तीन चीज से मिलकर बना होता है। किससे बना होगा, आपका लिपिड से बना होगा, आगे हम लोग बात करेंगे किससे बात बना होगा, लिपिड से। दूसरा किससे बना होगा, प्रोटीन से बना होगा। और तीसरा किससे बना होगा, आपका कार्बोहाइड्रेट से बना होगा, हाइड्रेट से। ठीक है, किससे बना होगा, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है तीन चीज से मिलकर बना होगा, लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। इसमें से जो लिपिड और प्रोटीन, आगे हम इनके बारे में डिटेल बात करेंगे, जो ये लिपिड और प्रोटीन होते हैं अप्रॉक्स 90%, ध्यान रखिएगा, जो आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में जो 90% आपका काम करता है वो कौन करेगा, आपका लिपिड और प्रोटीन। मतलब जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट कम होता है ना, किससे कंपेरिजन में, आपका प्रोटीन और लिपिड के कंपेरिजन में। सही बात ना, तो पहली चीज। अब बात ये आ रही है कि भाई अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपलसरी हम कह रहे हैं तो कोई तो रीजन होगा कि क्यों कह रहे हैं भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिना किसी हम सेल की बात ही नहीं करेंगे। तो ये सेल के जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। आप जानते हैं ना साइटोप्लाज्म, देखो दो चीज होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है साइटोसॉल। नाम सुना है ना, एक होता है साइटोसॉल और एक होता है, अब मुझे बात बताओ, साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म क्या एक ही चीज होता है या अलग अलग होता है, पढ़ा होगा ना। अब बहुत सारे टीचर पढ़ाते रहते, कभी बोलेंगे साइटोप्लाज्म बोलेंगे और कभी क्या बोलेंगे, साइटोसॉल बोलेंगे, बोलते हैं ना। ये टर्म को सीखना है आपको, कल के आपको टीचर बनना है तो क्या करेंगे, अपने बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन देंगे या फिर उस लेवल की इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे जिस लेवल को जरूरत है। आपको तो परफेक्ट बनना है ना, आपको परफेक्ट बनना है तो आपको परफेक्ट सीखना होगा, बिना परफेक्ट बने परफेक्ट सीखे तो होगा नहीं। सही बात नहीं, तो ये अंदर एक साइटोप्लाज्म, दूसरा क्या साइटोसोल। तो कई बार लोग बोलते हैं ना सेल के अंदर वाला ये जो पार्ट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बोलेगा साइटोसोल बोलेगा और कोई बोलेगा साइटोप्लाज्म बोलेगा। तो लोगों को कहने का मतलब ये होता है, भाई बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साइटोसोल और साइटोप्लाज्म क्या होता है, आपका एक ही होता है, साइटोसोल और साइटोप्लाज्म क्या होता है, आपका एक ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। मतलब किसी भी सेल की बात करेंगे तो उसमें आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, साइटोसोल साइटोप्लाज्म होगा, उसके बिना हम किसी सेल की बात नहीं करेंगे। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा सीख लो, जान लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, जनरली लोग नहीं बताते हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर, साइटो मतलब सेल और प्लाज्म मतलब क्या हो जाएगा, लिक्विड पार्ट। सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। लेकिन उसमें आर्गेनली भी और भी चीजें प्रेजेंट हो, मतलब क्या हो जाए,
ऑर्गेनली क्या हो आपका, विथ ऑर्गेनली, मतलब लिक्विड पार्ट तो होगा ही, सेल का जो लिक्विड पार्ट होगा वो तो होगा ही, सेल का जो लिक्विड पार्ट होगा ही, और साथ में क्या होगा, ऑर्गेनली भी होंगी, ठीक है, ऑर्गेनली भी होंगी, सही बात ना। अगर लिक्विड पार्ट ऑर्गेनली के साथ प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और इससे अगर ऑर्गेनली को रिमूव कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, किसे, ऑर्गेनली को, ऑर्गेनली को रिमूव कर दिया जाए, प्लाज्म हो साइटो वही हो, लेकिन क्या कर दिया जाए, ऑर्गेनली को रिमूव कर दिया जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे साइटो। अंतर नजर आया, साइटोसोल और साइटोप्लाज्म बहुत बड़ा अंतर है। लोग जनरली क्या होते हैं, बोल देते हैं कि ये साइटोसोल है, ये साइटोप्लाज्म है ना, जनरली बोल देते हैं कि साइटोसोल है, ये साइटोप्लाज्म है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। साइटोसोल और साइटोप्लाज्म बहुत अंतर होता है, ठीक है। एक में ऑर्गेनली प्रेजेंट है और दूसरे में ऑर्गेनली एब्सेंट है, और ऑर्गेनली का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, सही बात ना। तो किसी सेल की अगर हम लोग बात करेंगे उसमें कोई चीज हो या ना हो, दो चीज आपका होगा, एक आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा क्या हो जाएगा आपका साइटोसोल या साइटोप्लाज्म। जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए हो, अगर हम सेल की बात करेंगे तो डीएनए होगा, और अगर हम नॉन सेलुलर की बात, तो जेनेटिक मटेरियल के आधार पे हम क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं। देखो आपका वायरस में भी जेनेटिक मटेरियल है, और आपका जो यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें भी जेनेटिक मटेरियल है, उसमें भी डीएनए है, इसमें भी डीएनए, वो बात की बात है, उसमें डीएनए आरएनए दोनों है, इसमें सिर्फ डीएनए ही है, वो बात की बात है, लेकिन है तो जब हम वायरस की बात करेंगे, वायरवाइड की बात करेंगे, दो चीज आपका नहीं होगा, एक आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा वायरस वायरस में, और दूसरा क्या होगा, साइटोसोल और साइटोप्लाज्म होगा। ये बात में, तो किसी सेल को अगर हमें डिफाइन करना है, तो किसी सेल को डिफाइन करने के लिए ये दो बात हमें जानना जरूरी है, इनके बिना हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपका ये सेल है या नहीं है। तो अगर अब मुझे बताओ, क्या इस आधार पे आप इस बात को कह सकते हो ना कि ये भाई ये वाला, अगर ये किसी सेल में किसी चीज में अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और साइटोसोल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेल, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म नहीं है तो हम लोग सेल नहीं बोलेंगे, सही बात है ना, कोई दिक्कत। अब कह रहे हैं कि अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सही बात है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट, आगे हम पूरा चैप्टर ही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पढ़ेंगे, आगे चल के पूरा चैप्टर ही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब मुझे बात बताओ, इस सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनली होगी, होगा ना, क्या होगा, इधर आपका न्यूक्लियस होगा ना, ईआर होगा, गोल्जी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, पराक्सीसोम होगा, लाइसोसोम होगा, सब पढ़ेंगे आगे चल के हम लोग ऑर्गेनली के बारे में। अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो सारी ऑर्गेनली क्या आपकी ऑर्गेनली प्रेजेंट होंगी, और साथ साथ में क्या होगा आपका ये साइटोसोल भी होगा। तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग, यहाँ पे क्या होगा, ये जो सेल के अंदर वाला, ये जो अंदर वाला पार्ट है, इसका अपना एक इन्वायरमेंट होगा, जैसे भाई पूरी इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट में ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम का अपना एक इन्वायरमेंट है, बाहर वाली चीजें हमें डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं, तब हम प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं, सही बात ना। और बाहर क्या लगा है, गेट लगा हुआ है, चारों तरफ से बाउंड्री लगी हुई है, तो हम प्रॉपर तरीके से अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, सही बात ना। तो अगर इसी तरीके से जो ये सेल का साइटोप्लाज्म है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है, इसका भी तो अपना कोई ना कोई इन्वायरमेंट होगा, जिस इन्वायरमेंट पे ये काम कर रहा होगा, इन्वायरमेंट इन सेंस इसका अपना कोई पीएच होगा, जिस पीएच पे ये काम कर रहा होगा। हम लोग अभी हैं तो मान लो गर्मी का टाइम है तो एसी चला के टेम्परेचर को 20-25 लेवल में मेंटेन कर लिए हैं, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है पढ़ने के लिए। ठंडी होती तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ा लेंगे, तो तब हम अच्छे से काम कर पाएंगे, तो मतलब एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलेगा तभी तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई सेल है तो उस सेल में अगर क्या हो जाए, अगर उस सेल में अगर प्रॉपर इन्वायरमेंट ना हो, अगर उसके इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो क्या सेल आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। आप बताओ मुझे, अगर बाहर से कोई चीज जब मर्जी बाहर से अंदर आ जाए और कोई चीज जब मर्जी अंदर से बाहर हो जाए, तो क्या इसका जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब होगा या नहीं, होगा ना। भाई जब कोई चीज जब मर्जी होगा बाहर से अंदर आ जाए और जब मर्जी अंदर से बाहर हो जाए, जैसे एग्जांपल ले लो प्रोटॉन, एग्जांपल ले लो प्रोटॉन, प्रोटॉन, तो आप जानते हैं ना जो प्रोटॉन होता है, आप जानते हैं जो प्रोटॉन होता है, अगर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा सेल के अंदर तो पीएच ज्यादा होगा या पीएच कम होगा, पीएच कम होगा, पीएच क्या होगा, एसिडिक होगा, नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक। अगर प्रोटॉन का लेवल बढ़ जाए किसी सेल के अंदर, इसका मतलब एसिडिक नेचर बढ़ गया है।
अब प्रोटॉन का लेवल डाउन हो जाए इसका मतलब बेसिक नेचर हो गया है, मतलब एसिडिटी खत्म हो गई, कम हो रही है। एक बात बताओ मुझे, मान लीजिए एग्जांपल तौर पे इसका पीएच मान लीजिए अप्रॉक्स 7 के समथिंग है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसका पीएच कितना है, अप्रॉक्स 7 समथिंग है, ठीक है। अगर प्रोटॉन यही बाहर से अंदर आए अपने आप ही बिना कहे, इसका पीएच घट जाएगा, इसका पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा। और अगर प्रोटॉन जब मर्जी अंदर से क्या हो जाए, बाहर चला जाए, तो तब भी इसका पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा। तो प्रोटॉन के आने से भी ज्यादा, मतलब ये नहीं कि आने नहीं है, जब मर्जी प्रोटॉन आए और जब मर्जी प्रोटॉन जाए, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जा रहा है, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से वाटर है, वाटर जब मर्जी मन कहे तब आए सेल के अंदर, और जब मर्जी जब मन कहे क्या आ जाए, बाहर चला जाए। तो क्या इस सेल का इन्वायरमेंट नहीं डिस्टर्ब होगा, सेल का इन्वायरमेंट क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। और जब सेल का इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होगा तो क्या कोई सेल प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना। तो कोई सेल जो है वो आपका प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी, और जब प्रॉपर तरीके से सेल नहीं काम करेगी तो सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, या फिर क्या करेगी, डिजीज कॉज कर देगी। तो सेल के अंदर जो आपका एक प्रॉपर तरीके का इन्वायरमेंट है उसको क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, मतलब ये बाउंड्री के तौर पर काम करेगा। तो बाउंड्री के तौर पे काम करेगा, ये आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या काम करेगा, ये काम करेगा आपका बाउंड्री के तरीके से काम करेगा ना। कैसे काम करेगा आपका, ये काम करेगा बाउंड्री के तरीके से, इसे हम बोलेंगे बाउंड्री ऑफ द सेल। मतलब बाउंड्री ऑफ द सेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सेल के बाहर एक बाउंड्री तरीके से काम कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड कर रही है कि किसको बाहर से अंदर आना है और किसको अंदर से बाहर जाना है, किसके आने से नुकसान है और किसके आने से फायदा है, और किसको कब लाना है और किसको कब नहीं लाना है। सही बात है, नहीं बात है। तो बाउंड्री डिसाइड कर रही है, कौन डिसाइड कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्री। अब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्री है, आप जानते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, फ्लूइड मोजे मॉडल पढ़ा है ना आपने, फ्लूइड मोजे मॉडल ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिंगर एंड निकोल्सन मॉडल होता है, फ्लूइड मोजे मॉडल, आगे हम बताएंगे आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खासियत होती है कि ये जब मर्जी ये अपने हिसाब से, ऐसे क्या होता है काम, ये इतना फ्लेक्सिबल होती है कि अपने हिसाब से बाहर जब जरूरत होगी सेल को तो बाहर से अंदर बुला लेगा, और जब जरूरत नहीं है तो अंदर से क्या करेगा, बाहर भेज देगा। ये किसके अंदर कैपेसिटी होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल बाहर से कब अंदर आ रहा है और कौन सा मॉलिक्यूल कब अंदर से बाहर जा रहा है। इसकी वजह से जो सेल का जो अंदर वाला पार्ट है वो क्या हो रहा है, आपका मेंटेन है। सही बात ना। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपलसरी है, मतलब बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हम किसी भी बात नहीं कर सकते हैं, किसी भी सेल की हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। तो बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तो आप खुद सोचो एक दिमाग से, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तब क्या होगा, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तो कोई भी मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आ जाएगा और कोई मॉलिक्यूल अंदर से बाहर चला जाएगा। तो क्या ये सेल आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, ये सेल क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। सही बात ना। तो बना लो पहले इतना सेल के बारे में, फिर हम लोग आगे बात करते हैं ना। इतना बना लो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखो सीख के पढ़ोगे तो मजा आएगा, रट के पढ़ोगे तो फिर कितना रटोगी, है ना। ठीक है, बनाओ। ये समझ में आ गया है ना। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंड्री ऑफ द सेल, और एक चीज और हम लोग बोलेंगे, सेमी परमिएबल इन नेचर। क्या बोलेंगे, सेमी परमिएबल इन नेचर। ये क्या होता है हम आपको बताएंगे, ठीक है। सेमी परमिएबल नेचर मतलब क्या हो जाएगा कि कुछ मॉलिक्यूल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायरेक्टली अलाउ कर दे, कहते जाओ जब मर्जी आओ जब जाओ। जैसे गैसेज हैं, गैसेज क्या होती हैं, जब मर्जी बाहर से अंदर आती हैं, जब मर्जी अंदर से बाहर जाते हैं। उनके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई बैरियर काम नहीं करता है, उनके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई बैरियर का काम नहीं करता है, मतलब वो आ सकती है और जा सकती हैं। लेकिन जैसे प्रोटॉन है ना, या फिर और भी वाटर हो गया, ये सब जब मर्जी तब अंदर नहीं आ पाएंगी और जब मर्जी तब अंदर से बाहर नहीं जाएंगी। तो से देखो परमिएबल मतलब क्या होता है, अलाउ करवाना,
परमिएबल मतलब क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब होता है अलाउ कराना, कोई चीज बाहर से अंदर या अंदर से बाहर हो। तो सेमी परमिएबल मतलब क्या हो जाएगा, ना तो पूरी तरीके से परमिएबल है और ना पूरी तरीके से रिजिड है। रिजिड मतलब क्या हो जाएगा कि ना पूरी तरीके, तो कुछ लोग कुछ को ये अलाउ करेगी और कुछ को ये अलाउ नहीं करेगी, कुछ को अपने जरूरत के हिसाब से अलाउ करेगी, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल। तो क्या बात समझ में आई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंड्री ऑफ द सेल, और दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी परमिएबल इन नेचर। हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी परमिएबल इन नेचर। सही है ना, ये दो बात समझ में गया है ना। देखो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी स्टूडेंट हो उसको भले कोई कॉन्सेप्ट कोई भी चीज ना पता हो, ठीक है, बस समझ अच्छे से सुन ले लेक्चर, अच्छे से सुन लेगा लेक्चर, उसको सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएगी ना। ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो उसको समझ में आए, ठीक है। एक एक वर्ड समझा समझा के पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड आपको समझा समझा के अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है, ठीक है। ये आपको सोचना ही नहीं है कि यार हमारा बेस कमजोर है ना, कैसे हमें समझ में आएगा, हमारी हिंदी हमारी इंग्लिश नहीं सही है ना। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं ना, कहते हैं कि हमारी इंग्लिश नहीं सही है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमारी हिंदी में हमें चाहिए, है ना। देखो हिंदी इंग्लिश वही करता है जिसको जिसका टीचर होता है ना ढंग का समझा ना पाने वाला हो। अगर टीचर ढंग से समझा दिया तो उसके लिए फिर हिंदी इंग्लिश में मतलब नहीं है। यहाँ पे कोई कहानी लिखने थोड़ी ना आए हैं, यहाँ तो सीखने आए हैं ना चीजों को। अब एक बात बताओ मुझे, अब हम कह दिए कि बाउंड्री ऑफ द सेल, या लिख दिया सेमी परमिएबल नेचर, क्या इस इंग्लिश में कोई समस्या है। सब भाई कोई सिंपल हिंदी वाला स्टूडेंट होगा उसको भी समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हिंदी में लिख दिए तो अब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसको अगर हमें बता दिया इतने सारे कैरेक्टर, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल को अगर इंग्लिश में बता दिया तो क्या हिंदी की जरूरत है आपको, नहीं ना। समझ में आ गया, समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ गए अच्छे से तब तो हिंदी इंग्लिश में कोई लफड़ा ही नहीं रह जाएगा। लफड़ा वहां पे होता है जब टीचर अच्छा ना हो या टीचर सिर्फ रटाने वाला हो लिखवाने वाला हो, तब आपको लगेगा यार इतना पेज हमने बनवा दिया हुआ है, इतने पेज को कैसे याद करेंगे। सही बात ना, और जब सीखे रहोगे तो याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। आगे चले हम लोग, अब हम लोग क्या करते हैं, सेल को क्लासीफाई करते हैं इसी आधार पे दो चीज पे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सेल ना। तो दो सेल बना रहे हैं, ठीक है, दो सेल बना रहे हैं जिसको हम लोग कल वाले लेक्चर में डिटेल में टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आज स्ट्रक्चर समझ लो, कल वाले लेक्चर में लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए दोनों सेल में इधर के हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले सेल को हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। और इधर वाले हम लोग क्या बोल देंगे, यूकैरियोटिक सेल, है ना। क्या बोल देंगे हम लोग, यूकैरियोटिक सेल। अब एक बात बताओ मुझे, दोनों सेल में जो सब, अब इधर हम बना रहे हैं सेल, अब इधर हम बना रहे हैं क्या सेल, ठीक। तो एक सेल ये बनाए ना, और एक सेल हमने क्या किया, ये बना लिया, बनाए ना। तो दोनों में क्या कॉमन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी है। तो पहला कॉमन क्या है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है कि नहीं, सही बात ना। दोनों जो कॉमन है वो क्या हो जाएगा आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा कॉमन क्या हो जाएगा आपका, साइटोसोल। इसमें भी साइटोसोल होगा, इसमें भी होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, साइटोसोल, या फिर क्या हो जाएगा आपका, साइटोप्लाज्म, है ना, होगा ना, ठीक। तीसरी, अब यहाँ अब अगला अंतर नजर आएगा। अगला चीज क्या देखेंगे, देखो जब हम लोग ये यूकैरियोटिक सेल की जब हम लोग जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, जब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। लेकिन क्या होगा, सेल वॉल ना, इसमें सेल वॉल क्या है आपका, प्रेजेंट भी हो सकता है और अब्सेंट भी हो सकता है। इस तरीके का लिखने का क्या मतलब है, इसे लिखने का मतलब ये होता है कि मान लो लिखा जा रहा है कि ये लिखा है सेल वॉल प्लस और माइनस, और आप बीच में क्या लगा दिया, ऑब्लिक। इसका मतलब हुआ कि सेल वॉल हो भी सकता है और सेल वॉल ना भी हो सकता है। जैसे प्लांट है तो प्लांट में क्या होगा, सेल वॉल होगा, प्लांट में क्या होगा, सेल वॉल होगा। आप ऐसे करके आपका आउट सारे आ रहे सेल वॉल होगा। एनिमल है उसमें क्या होगा, सेल वॉल नहीं होगा, सही बात ना। तो हम प्लांट और फंजाई की बात करते हैं, सेल वॉल की बात करते हैं। लेकिन हम लोग जब बैक्टीरिया की बात करते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है ना,
सेल वॉल क्या होता है आपका, यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट ही होगा, मतलब होगा ही। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, बैक्टीरिया ना, बैक्टीरिया सुना है ना आपने, बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा, जो सेल वॉल होता है एक इंपॉर्टेंट चीज से बना होता है, उसमें बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स। क्या बोलते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स, है ना। और इधर हम लोग जब प्लांट की बात करते हैं तो क्या होता है, प्लांट का जो सेल वॉल होता है किसका बना होता है, सेलुलोज का, नाम सुना होगा ना, सेलुलोज का। और किसका बना होता है, हेमी सेलुलोज, सुना है नहीं सुना है, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज नहीं सुना है, हाँ, चलो सेलुलोज सुना ही होगा ना, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, ठीक है। ऐसे करके क्या होता है, आपका होता है फंजाई। फंजाई में किसका होता है, काइटिन, एक इंपॉर्टेंट होता है काइटिन, ठीक है, काइटिन। देखो सेल वॉल हो तो आप जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल हो भी सकता है, सेल वॉल ना भी हो सकता है। यूकैरियोटिक में सेल वॉल हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। जैसे हमारा प्लांट है सेल वॉल है, फंजाई है सेल वॉल है, अगर एनिमल है तो वहां पे सेल वॉल नहीं है, सही ना। तो प्लांट में सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज। क्या होता है कि हम लोग बात करेंगे, फंजाई में सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन, एक कंपाउंड होता है काइटिन, हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ऐसे करके हम लोग जब बैक्टीरिया की बात करते हैं, मतलब प्रोकैरियोट की बात करते हैं, तो उसमें क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगा। यहाँ पे ये नहीं कहेंगे प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। बैक्टीरिया एग्जाम्पल हो जाएगा। और यहाँ पे जो सेल वॉल बनी होती है, किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान। पेप्टाइडोग्लाइकान क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या ये इतना बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, सेल वॉल हो भी सकता है और सेल वॉल ना भी हो सकता है, बनाओ, ठीक है। अगली चीज क्या हो जाएगी इसमें, पहले बना लो इतना। तो इसमें ये क्या होगा, यहाँ पे अंदर साइटोसोल और साइटोप्लाज्म हो ही जाएगा ना। तो एक आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म जो होता है आपका वो कॉमन हो जाएगा, किनके बीच में, इन दोनों के बीच में, ठीक, कोई दिक्कत। आज तो क्लास क्लास रहेगी 9:30 से, ठीक है, क्लास 9:30 से हमेशा रहेगी, रखेंगे हम लोग। एकदम नियम रहेगा, ठीक है, 9:30 से। आज तो बता रहे हैं पहले कर लो। हो गया। अब देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। अगली चीज क्या हो जाएगी इसमें, न्यूक्लियस एब्सेंट, ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, एब्सेंट, है ना। तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो ये जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा डीएनए होगा ना, क्या होगा आपका, डीएनए होगा। और ये क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, ठीक है। कैसे होगा आपका, डबल स्टैंडर्ड, मतलब 2 स्टैंड का। और यहाँ पे क्या होगा, जो ये डीएनए होगा वो सर्कुलर होगा, सर्कुलर समझ ना, सर्कुलर। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई भी फ्री नहीं है, मतलब चारों तरफ से बंधा हुआ है, गोला टाइप का है ना, चार गोला नहीं कह सकते हो, गोला क्या होता है, चारों तरफ से जुड़ा होता है ना। इसमें जब आप बात करोगे तो पहली बात तो क्या होगा, इसके अंदर ये न्यूक्लियस होगा ना, आपने देखा होगा ना, ऐसे करके क्या होगा आपका, ये स्ट्रक्चर बना होगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका, ये न्यूक्लियस होगा, पहली बात। यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट होगा, एक बात। और इस न्यूक्लियस के अंदर ध्यान रखिएगा, जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कैसे होगा, हेलिक्स के फॉर्म में होगा, कैसे होगा आपका, हेलिक्स के फॉर्म में, ये हेलिक्स है। और आप देखो हेलिक्स में क्या हुआ, इधर भी आपका फ्री है और इधर भी फ्री है, दो स्टैंड है ना, एक इधर फ्री है और एक क्या हो जाएगा आपका इधर फ्री ना।
यहाँ पे जो आपका डीएनए होगा, जो जेनेटिक मटेरियल होगा ना, जो जेनेटिक होगा वो क्या होगा, वो आपका डीएनए होगा। और क्या होगा, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा। और कैसे होगा आपका, हेलिक्स के फॉर्म में होगा। सही बात ना, कैसे हो जाएगा आपका ये हेलिक्स के फॉर्म में। बस में क्या है ना, ये इतनी कहानी, ठीक है। तो इसको भी ऐड ऑन कर लो, इसको भी ऐड ऑन कर लो। कल इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में, बहुत डिटेल में इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर के साथ में बहुत सारे आर्गेनिक वगैरह है, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। देखो अब जो है हम, देखो ये दिखा है ना, सिमिलरिटी डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल ना, पूरा टेबल बना है ना, सेल वॉल दिखा है ना, पेप्टाइडोग्लाइकन फाउंड इन मोस्ट सेल ना। यहाँ पे क्या लिखा है, सेलुलोज काइटिन है ना। यहाँ पे फिर आपका एक्स्ट्रासेलुलर लेयर, फ्लैजिला है ना। ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, सिलिया पिली है ना, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, कल वाले लेक्चर में बहुत डिटेल पढ़ेंगे ना। प्लाया मेम्ब्रेन है ना, आपका इंटरनल मेम्ब्रेन, ये सारी चीजों हम लोग क्या करेंगे, कल वाले लेक्चर में बहुत डिटेल हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। एकदम प्रॉपर तरीके से हम लोग क्या करेंगे ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आपका किंगडम, आपका ना, आपका क्या हो जाएगा, मुनेरा, मुनेरा प्रोकैरियोट मुनेरा में आएगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा हम लोग क्या पढ़ेंगे, किंगडम यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो मुनेरा भी तो यूकैरियोट है, लेकिन वो क्या है आपका, सॉरी मुनेरा प्रोकैरियोट है, लेकिन वो क्या है आपका, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और प्रोटिस्टा भी क्या है आपका, यूनिसेलुलर है, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। ऐसे पढ़ेंगे ना। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, फंजाई के बारे में पढ़ेंगे ना। पहले कुछ कैरेक्टर पढ़ेंगे, फिर एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका आपका प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आपका पूरा पढ़ेंगे, एनिमलिया के बारे में पढ़ेंगे, है ना, एनिमलिया के बारे में पढ़ेंगे ना। इस तरीके से हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे, एक एक करके ना, एक एक करके हम लोग देखें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ना। इनको हम लोग क्या करेंगे, प्रियॉन्स क्या होता है ना, फिर इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर वायरवाइड्स के बारे में, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना। फिर क्या हो जाएगा, देखो पूरा एकदम करेक्टर है ना। देखो क्या लिखा है, यू बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया लिखा है ना। इनका हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे, सब आपके एग्जाम में आता है ना, बहुत लाइन टू लाइन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। इन सब हम लोग क्या करें, वायरसेस के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे ना। देखो रिकेट्सिया क्या होता है ना, माइकोप्लाज्म क्या होते हैं ना, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिर बैक्टीरिया पढ़ेंगे ना, बैक्टीरिया है ना, इन सारी चीजों को ना, साइनोबैक्टीरिया। एक पहले इंट्रोडक्शन पूरा देंगे, लिविंग वर्ड में क्या करेंगे, सबके बारे में पहले एक बार पूरा इंट्रोडक्शन दे देंगे। अब पूरा जब इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा ना। तो फिर हम एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरिया को, वायरस को ना, उसके साथ आपका एलगी, फंजाई, जितने सारे हैं सबको क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। इस तरीके से हम लोग प्रॉपर तरीके से जब सीक्वेंस में काम करेंगे, देखो फोटोट्रॉप क्या होता है, ऑटोट्रॉप क्या होता है ना, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। बहुत डिटेल हम लोग बात करने वाले हैं, बस में क्या है ना। तो आज को यहीं पे क्लास को इसको रोकेंगे। ऑनलाइन वालों को भी कल आप लोग मिलिएगा 9:30 बजे, ठीक है।